तो मैम आज जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि हम जेन जी और जेन अल्फा के बारे में जानने वाले हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है एंड आई Same थिंक here. या इट इज मच नीडेड द जेन जीज एंड जेन अल्फा। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही दुखी हैं इनसे, बट दे आर नीडेड वंस ऑल्सो। तो यस, दिस इज़ अ वेरी गुड। तो उनको क्या इमोशनली और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? कैसी बीमारियां बनती हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ की बात की आपने? एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी। अरे अभी तो हम इन दोनों की बात करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन आने वाली जनरेशन जेन। आजकल हम जिस भी इंसान से मिलते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर हमारे वर्क प्लेस पे हमारे कलीग्स हो, सब में एक कॉमन कन्फ्यूज़न हमें देखने को मिलती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हैं, उनके इमोशन इतने ज़्यादा डिसबैलेंस क्यों हैं, या फिर वो स्क्रीन के बिना रह क्यों नहीं पाते। वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। आज इन्हीं सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में, जहां हम जानेंगे जेन जी और जेन अल्फा के इमोशनली माइंड मेकअप के ऊपर बात करेंगे और कैसे हमारी सोसाइटी, पेरेंट्स या उनके एल्डर्स उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना करके उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नेहा मैम के साथ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं जेन जी और जेन अल्फा के इमोशनली डिसबैलेंस के बारे में। हेलो मैम। हाय। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। ओके, वेरी गुड। तो मैम आज जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि हम जेन जी और जेन अल्फा के बारे में जानने वाले मुझे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है एंड आई Same थिंक here. या इट इज़ मच नीडेड द जेन जीज एंड जेन अल्फा। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही दुखी हैं इनसे, बट दे आर नीडेड वंस ऑल्सो। तो यस, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड हॉट टॉपिक, दैट इज़ जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फा। ओके मैम ये होते क्या हैं, अगर इनको कोई समझना चाहे तो किस जनरेशन में इनको काउंट किया जाता है? अच्छा, एक्चुअली ऐसे बांट दिए गए हैं ना, तो स्टार्ट होता है कि आपकी साइलेंट जनरेशन वो होती थी 1925 से लेके समवेयर आपकी 1940-45 तक। उसके बाद अगले और 15 साल कहीं ना कहीं 45 से लेके 60-65 तक दे आर बेबी बूमर्स, यू नो। फिर उसके बाद 65 से आई थिंक जब हमारे मम्मी पापा या मेरे मम्मी पापा हुए होंगे, वो थी हमारी जनरेशन एक्स, यू नो। एंड उसके बाद 70 से लेके समवेयर, यू नो, यू कैन से टिल 90s, यू नो, देवर जनरेशन वाई विच इज़ मिलेनियल्स। तो हम लोग मिलेनियल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 95 से लेके 2010-12 तक आ जाते हैं जेन जीज, दैट इज जनरेशन जी। और 2012-13 से, या जो मेरी खुद की डॉटर है जेन अल्फा, तो ये 2025 तक जेन अल्फा है। अरे अभी तो हम इन दोनों की बात करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन आने वाली जनरेशन जेन बीटा है, जनरेशन बीटा, तो उनका क्या हाल होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। सेम है या तो आई होप हमारे ऑडियंस को पता चल गया है ये कौन सी जनरेशन्स हैं, किस ग्रुप में आती हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे हम बात ही कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि जेन जी और जेन अल्फा जो होते हैं वो इमोशन को एक्सप्रेस तो कर पाते हैं लेकिन उस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते। और अगर हम इमोशनल की बात करें, मतलब उनके इमोशंस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी उनमें देखने को नहीं मिलती। तो वो क्यों होता है मैम? देखो, पहले समझो कि जेन जी और जेन अल्फा का बेसिक चीज़ है क्या। मतलब जेन जीज ना ऐसे समझो, जब बड़े हो रहे थे, मतलब एक घर में दो बच्चे हैं, एक आपका आज 17-18 का है और जो आपका जेन अल्फा है वो 10-12-13 का है, ठीक है। तो वो जो बच्चा है 17-18 का, वो जब समवेयर अपने 10 साल कर चुका था, तो उसने उसकी लाइफ में एक इनोवेशन आया, डिजिटल वर्ल्ड, फोन्स, इंटरनेट, यू नो। तो उनको बहुत उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके लिए मतलब एक चीज़ थी जो उन्होंने पाई, ओके। एंड ये जो उनके भाई बहन हैं, सो दे आर टेक्नोलॉजीज सिबलिंग। अच्छा, ऐसे सोचो ना, एक बड़ा बच्चा है, उसको तो 10 पे जाके कुछ मिला, लेकिन जो उसके बाद पैदा हुआ है उसे तो जन्मसिद्ध अधिकार था। सो दे आर डिजिटल बेबीज, जेन अल्फा। ये तो सोचो उसी के साथ खाते पीते हैं, अपने इंटरनेट के साथ ही, यूट्यूब के साथ, द रोब्लॉक्स, द गेम्स एंड ऑल। इनको तो डिजिटल वर्ल्ड के बिना मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये जी भी सकते हैं कि नहीं। तो आप ये बताओ मुझे, जिनकी परवरिश डिजिटल वर्ल्ड में हुई हो, जिन्होंने सीखा सिखाया
सब कुछ टेक्नोलॉजी से है। जब पहले की जनरेशन्स थी वहाँ पे सारी परवरिश थी दादी नानी चाची बुआ मासी चाचा चाची। अब तो टेक्नोलॉजी सब सिखा रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या एक्सपीरियंस सिखा सकती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस तो नहीं सिखा सकती। भाई हमारी जो दादी या जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे होंगे तो हम अपना एक्सपीरियंस देंगे, टेक्नोलॉजी कैसे एक्सपीरियंस देगी। तो सिंपल सी बात है, इनकी ब्रिंगिंग अप फ़ोन्स ने करी है, इनकी ब्रिंगिंग अप इंटरनेट ने करी है, इनकी ब्रिंगिंग अप डिजिटल वर्ल्ड ने करी है। तो वो रेजिलियंस इनमें आ ही नहीं सकती, वो इनको प्रेशर हैंडल नहीं करना आता, फटाफट से इनको रिवॉर्ड चाहिए। हाँ। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस जो हमारे घर के ह्यूमन रिलेशनशिप्स ह्यूमंस ने दिए हैं और एक जो डिजिटल वर्ल्ड ने दिए हैं। एज सिंपल एज दैट। एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड। हम जब छोटे होते थे ना, यही कहा जाता था, और इट्स अ वेरी वेरी फेमस अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड। भैया विलेज तो छोड़ो, मम्मा पापा दादी दादा वो 4 लोग भी होते थे, अब वो मम्मी पापा भी नहीं कर पा रहे हैं, अब फ़ोन ही उनको पाल रहे हैं, उनको सारे आंसर्स फ़ोन से मिल जाते हैं। इमेजिन चलने से पहले बच्चा स्क्रॉल करना सीख रहा है, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज शॉक्ड। मेरे क्लिनिक में एक बच्चा आया, 2 साल का था, 2 साल का। अभी उसके माइलस्टोन्स प्रॉपर उसने नहीं अचीव किए, चलना बोलना अभी इतना नहीं आया, बट वो अपने पापा के फ़ोन पे स्क्रॉल कर पा रहा था। या दैट्स द फैक्ट। माइलस्टोन्स चेंज हो गए ना, कि अभी चलना नहीं हो पा रहा बट उसको उंगली से स्क्रॉल करना आ रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा फ़र्क होगा इनकी परवरिश में। तो बस इसीलिए ये सब हो रहा है कि ये प्रेशर नहीं ले सकते। मैम जैसे हम जेन जी और जेन अल्फ़ा जनरेशन के बारे में बात करें, तो जैसे अभी आपने बताया कि उनको डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है बचपन से ही, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल भी दिया था। तो मैम जैसे इनको ये डिजिटल एक्सपोजर मिल रहा है या इंस्टेंट रिवॉर्ड जब इनको मिलता है, तो इसकी वजह से इनकी जो अटेंशन स्पैन है या पेशेंस है या फिर इनकी कॉपिंग स्किल्स की हम बात करें, तो वो किस तरीके से इम्पेक्ट हो रही हैं? बड़ा ईजी है इसको समझना। पहले एक छोटा सा घरेलू एग्जाम्पल रोज़ का लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक 18 का और एक 12-13 का। ठीक है। दोनों के ही हाल पे मैं जा रही हूँ। जो भी घर का बड़ा है, मम्मी पापा या हेल्प्स या कोई एल्डर या ग्रैंड पेरेंट्स, वो कह रहे बेटा आज ना हम जा रहे हैं, थोड़ा घर को देख लेना। ठीक है। अब घर में खाना बना नहीं हुआ था। अच्छा। ठीक है। क्या करेंगे दोनों? ऑर्डर। एग्जैक्टली। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड। तो इनको क्या पता है, स्विगी बुलाओ, जोमेटो बुलाओ। कल को फ़ोन नहीं है, स्विगी ख़त्म हो गया, जोमेटो ख़त्म हो गया, तो कोपिंग मैकेनिज्म पे आए, कोपिंग स्किल पे आए। अगर इनको स्विगी ये सब ना मिले, इनके तो हाथ पैर फूल जाएंगे कि यार खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। ये नहीं सोच पाएंगे। हमारी जनरेशन क्या थी कि अगर घर में खाना नहीं बना या मम्मी पापा चले गए हैं तो हम कुछ भी, चाहे प्रॉपर खाना नहीं भी आता हो, तो हम कहेंगे क्या करें, चलो अच्छा ठीक है अभी ना हम थोड़ा सा ब्रेड बना लेते हैं या कुछ ना कुछ आलू काट के सब, अरे अच्छा उसको भी छोड़ो, फ्रूट काट लेते हैं, एक कुक्यूम्बर काट लेते हैं, खीरा काट लेते हैं, सलाद। दे विल नॉट इवन थिंक ऑफ दैट, जबकि पता है उनको भी गाजर खीरा क्या होता है, चाकू लेना है एंड काटना है। तो उनको ऐसा कंडीशन, ऐसा बना दिया है इस डिजिटल वर्ल्ड में कि उनको ना इतना सा पता है कि बस हमारे आंसर क्विक हमें आंसर मिल गया। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड। अब जिसको ऐसी आदत हो जाएगी, हैबिट बन गई, ठीक है, क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? क्या उनका कोपिंग मैकेनिज्म इम्पैक्ट नहीं होगा? 100% होगा, है ना। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट इसका रीज़न यही है कि टू मच एक्सपोजर टू द डिजिटल वर्ल्ड, उनसे इनका थोड़ा अटेंशन स्पैन भी गया है और ऐसी कुछ डिजीज़ भी आ रही हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ASD, ADHDs एंड ऑल। ये सब रीज़न है। ये जब बढ़ते जाते हैं ना रीज़न, तब ये सब होता है। अच्छा पता है क्या है, हमने अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में ना, क्योंकि इन दोनों के, या जेन अल्फ़ा की बात करें जैसे मेरी डॉटर है, इनके पेरेंट्स मिलेनियल्स थे, दैट इज़ जेन वाई। तो इन मिलेनियल्स के पास भी अब थोड़ा सा ये चाहते हैं कि इनको भी थोड़ी आराम हो, लेकिन एक्सीडेंटली अपने आराम के चक्कर में, अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में हमने इनकी लाइफ बहुत हार्ड कर दी है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है कि कुछ भी हो हमने उन्हें फ़ोन पकड़ा दिए हैं कि हम बिज़ी हैं अभी, यू नो व्हाट, कि अब तुमने यही सब कहा, इसका आंसर यही है। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन भी पूछना होगा ना, वो हमारे पास अब नहीं आएंगे कि बताओ।
उल्टा वो फटाफट गूगल करके आंसर देख के वो हमारे पास ही आ जाएंगे कि दिस इज़ द आंसर। लेकिन हमारे समय में हम अपने पापा मम्मी टीचर या फिर दादी के पास जाएंगे, लेकिन उनको पता इंस्टेंट आंसर है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हमने अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में इनकी लाइफ हार्ड कर दी है। वो तो है ही मैम। है ना मैम, जैसे अभी आपने बताया था कि जेनजी को डिजिटल जो एरा है उसका एक्सपोजर देने में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही हाथ है, लेकिन अब वो इस चीज़ से परेशान भी हैं। तो मैम, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि बाउंड्रीज भी सेट करें, लेकिन उनको ये फील ना हो कि हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या उन्हें समझ नहीं पा रहे, तो उस चीज़ को फिर कैसे हम हैंडल करेंगे? That's a very nice question you are asking कि without controlling our Gen Zs and Gen Alpha how to set boundaries, ताकि relationship भी अच्छा रहे। पता है इसका रीज़न क्या है? एक तो गलती हम लोगों की थी। रीज़न है, अगर एक वर्ड में पूछें कि मैम ये सब क्यों ऐसे हो गए, सर्टेनिटी पेरेंटिंग, इसको बोलते हैं सर्टेनिटी पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हमने हमारे अगर ऑडियंस जाएं, पिछले काफ़ी एपिसोड्स में पेरेंटिंग की बात की थी, कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए, 4 तरीके की बताई थी। तो बेसिकली बैलेंस पेरेंटिंग तो नहीं हो रही, तो कौन सी हो रही है जिससे ये सब गड़बड़ हो रहा है? सर्टेनिटी पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, मतलब उनको हम खुद ही तो आंसर दे ही जा रहे हैं, लो फ़ोन ले लो ऐसा कर लो, अच्छा पार्टी में जाना है, ठीक है GPS कर लो। तो मतलब हम उनको सब कुछ इजी कर रहे हैं। मतलब सर्टेनिटी मतलब दे नो दिस इज सर्टन, हाँ, दे नो दिस इज सर्टन, ये तो मिलना ही मिलना है। जैसे मम्मी गई बाहर तो खाना तो मिलना ही है, स्विगी पे आ जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे आ जाएगा। सो इट्स अ सर्टेनिटी पेरेंटिंग हैपनिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हैपनिंग। जो बच्चा कह रहा है वही मानते जाओ, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंस पेरेंटिंग में आ जाएं हम सब, जो कि अगर आप पुराने एपिसोड्स में जाइए, अपनी रिवीजन करिए, तो बेस्ट बैलेंस पेरेंटिंग होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिस पे हमने बात की है, जहाँ पे एक तो सब बात प्यार से करनी है, रूल बुक बनाइए, बच्चों को खुद इन्वॉल्व करवाइए, कॉल देम, सिट विद देम एंड आस्क देम, चलो यार रूल बनाते हैं। उनको ये क्यों कहते हैं वो बोर हो रहे हैं? आई मीन एवरी साइलेंस नीड नॉट टू बी फिल्ड, आपको पता है अननोन जब तक नहीं पता होगा ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं पैदा होगी। देयर हैज़ टू बी समथिंग अननोन। भाई आपको मैंने कुछ ढूंढने को दे दिया, तभी तो तुम बैठोगी, सोचोगी, दिमाग लगाओगी और कुछ ब्रेन अपनी क्रिएटिविटी करेगा। तो क्रिएटिविटी हमने ही ख़त्म करवा दी है। खुद पहले फ़ोन दे के फिर फ़ोन उन्होंने कहा हाँ पे ऐसे ही है, हमारे पास तो सब आंसर तैयार है। तो कुछ हम चीज़ें, अब जैसे मान लो मेरी डॉटर की क्लास है, ठीक है, मैं उसको कहूँगी अच्छा ज़रा टीचर को फ़ोन करो, एंड इफ़ दे से नो व्हाट टू सी, आई कैन सी द टाइम टेबल ना, और आई कैन स्कूल की टाइम टेबल की बात हो रही है, मैं अभी रूस्टर खोल के देख लेती हूँ क्योंकि आजकल डिजिटल। तो उनको इनकरेज करिए कि नहीं, आप फ़ोन करो टीचर को, बात करो कि कौन से रूम में जाना है, कहाँ क्लास होगी, क्योंकि उनकी सोशल स्किल्स भी ख़राब हो रही हैं। हर चीज़ वो फ़ोन पे देख लेते हैं, वेदर ऐप्स आ गए हैं। हाँ, अगर किसी हमारी कोई फैमिली गैदरिंग है, उसकी कोई फ़ोटोज़ देखनी है तो वो तो गूगल पे देख लेंगे, इंटरनेट पे देख लेंगे, इंस्टा पे देख लेंगे, मतलब सब कुछ उन्हें खबर है, बट वो मिलना नहीं चाहेंगे, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना चाहेंगे। तो हमारे बच्चों की सोशल स्किल्स भी कम हो रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उनको नहीं आ रही, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स फेस करनी कहाँ आ रही हैं। जैसे छोटी सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ही तो थी कि खाना नहीं है तो क्या करना है। तो बेसिकली उनको थोड़ा सा आई डोंट नो से नॉर्मलाइज करवाइए कि इट्स ओके। अच्छा, जब वो कोई प्रॉब्लम लेके आए, बोलो अब क्या करें, लेट्स फिगर इट आउट। उन पे बोलो कि यार इस पे दिमाग लगाओ, क्योंकि उनका दिमाग हमसे तेज़ है, वो आप पे पास अपने दिमाग से आंसर ढूंढ के लाए, ना आप गूगल कीजिए ना वो कीजिए, राइट। और यही जैसे मैंने बताया, हर बोर्डम को क्यों कहना, अरे मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, और तुम भी कहो अच्छा बेटा बोर हो रहा है, चल तू ये ले ले। सो एवरी साइलेंस नीड नॉट टू बी फिल्ड। उनको थोड़ा अकेला रखिए, उनको थोड़ा सा अकेलेपन से भी जब आदत हो जाएगी ना, दे विल बी वंडरफुल पीपल। हमसे तो कई आगे हैं वो लोग, तो बस यही चीज़ें हैं जो माँ बाप को अगर बैलेंस्ड बनाएं बड़े प्यार से, विदाउट कंट्रोलिंग देम, हम बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। उनसे बातचीत का टाइम निकालो, कभी उनकी सुनो, कभी अपने रूल सेट करो और उन्हीं को इन्वॉल्व करो हर चीज़ में। हर चीज़ का आंसर उनसे मांगिए, यार फिगर इट आउट, यार क्या करना है। ना खुद गूगल करो ना उनको करने दो, बोलो आई डोंट नो बेटा, बस यही सब कहूँगी मैं।
मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में ही मुझे 2-3 जनरेशन के बारे में बताया था, तो एक्चुअली इससे पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन हर जनरेशन की अपनी अलग अलग लिमिटेशंस बताई थी। अगर हम बात करें जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा की, तो उनको क्या इमोशनली और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, और अगर उनको हम क्योर करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? ओके, लेट्स लिटिल बिट टॉक इन डिटेल, जबकि पहले आपके सारे क्वेश्चंस पे यही मिलता जुलता ही मैंने एक थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है। अब देखो, चैलेंजेस तो पता चल गए ना क्यों आ रहे हैं। अब उसको अगर धीरे धीरे बात करें, नंबर वन ये कि हमने उनको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस कैसे सॉल्व करने हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, ये सब नहीं आया उन्हें। ठीक है, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मिल जाता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाते हैं, यही सब है। ठीक है, कि वो रियलिटी को अभी फेस नहीं कर पाते, प्रेशर ज़्यादा नहीं ले सकते। सपोज़ होमवर्क करना पड़ जाए तो उनको प्रॉब्लम है, उनको होमवर्क या स्कूल के काम के लिए भी असिस्टेंस, आपको पता है यही सब डिजिटल वर्ल्ड से ही चाहिए। दे आर वेरी हैप्पी विद द, बल्कि मुझे नहीं पता होगा, उनको पता होगा, ये जितने आपके ऐप्स हैं ना स्पीकिंग वाले, गेम्स खेलनी है तो रोब्लॉक्स पे, या फिर उनको फटाफट एआई से ये सब मिल जाता है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ओके आई एग्री कि आने वाला वर्ल्ड इसी का है और इससे फ़ायदे भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बढ़ रहे हैं, आप ह्यूमन रिलेशन से तो हर समय ही एक ताल्लुकात है ही ना। स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप घर पे हैं तो मम्मी पापा आपके एल्डर्स हैं, आप थोड़ा रिलेटिव्स में जाते हैं, नानी दादी बुआ चाची, एवरीबडी इज़ देयर, बट उनका अब बिहेवियर वो नहीं है, क्योंकि उनको अब पता नहीं है कैसे डील करना है। अगर किसी, क्योंकि वो जनरेशन दूसरी है, हाँ। कोई उनसे डील कर रहा है, जेन एक्स वाले, कोई मिलेनियल्स, और कोई तो बेबी बूमर्स होंगे, वो बात करते हैं अपने तरीके से, इनको आ जाता है गुस्सा, इनको आ जाता है गुस्सा, और अगर वो कुछ ऐसी बात बोल दें तो इनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, राइट। और अगर इन्होंने कुछ, हमारे जो जेन अल्फा हैं, इन्होंने कुछ अपने दादा से, दादी से या हम लोगों से कुछ डिमांड किया, और हमें तो पता है कि अब धीरे धीरे भाई उसको मिल जाएगा या आंसर मिलेगा, दे गेट इरिटेटेड कि इंस्टेंट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने रूट बताया था आपको, सर्टेनिटी पेरेंटिंग, ये रूट है कि इनको सब कुछ प्रिडिक्टेबल, मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, कि पता है ये तो होना ही है, सब आंसर इनको पता हो गई होंगे, और ये बड़ा खतरनाक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनको हर जगह ब्रेन को, मैंने पहले वाले एपिसोड्स में बताया, हैबिट, अब हैबिट अच्छे की हो, हैबिट बुरे की हो, हैबिट जैसे की हो, ब्रेन पकड़ लेता है। तो बेसल गैंग्लिया ने पकड़ा हुआ कि मुझे तो हैबिट है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की, मुझे तो हैबिट है इंस्टेंट रिवॉर्ड की। धीरे 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 समय के साथ ये बड़े होंगे। रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेस, हर जगह इनको इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, क्योंकि इनके बॉसेस अगर बड़ी उम्र के हैं तो ये भी देखा गया है, व्हेन आई गेट पेशेंट्स, कि इनसे कोप अप नहीं हो रहा, कि ये ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं ले सकते, इनको इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, इंस्टेंट पर्क चाहिए। अब ऐसे तो होता नहीं, वो कहते हैं भाई हमने तो इतने लोगों से काम लिया है और हमने इतना काम किया, इन लोगों को कैसे देते। तो यहाँ पर आता है तकरार, यहाँ पे आता है इम्बैलेंस, द बैलेंस गोज हे वायर्ड, ऑफ द ट्रैक हो गया, बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। अब क्या है, अंदर ही अंदर कई बार फिर कहा सुनी होती है, क्योंकि जब दो लोग हैं ना, तभी मैं कह रही हूँ अगर हम बड़े लोग अपनी बैलेंस पेरेंटिंग कर लें, कम से कम हम इनको समझने लगे, अगर ये नहीं समझ रहे। लेकिन होता क्या, दोनों तरफों से तकरार होती है। अब जब घर में ऐसा ही रहेगा तो ये बच्चे क्या हैं, हम तो फिर एक बार को समझा लें, ये नहीं समझते, क्यों, कैसे, क्यों नहीं मिल रहा instant gratification, so they cannot handle, and over the period of time, be it they revolt, be it they get little silence and they get depressed। कैसी बीमारियां बनती हैं, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ की बात की आपने, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, क्योंकि बैठे 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 काम तो करना नहीं है, ये ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जो भी जंक फूड है खाते चले जाओ, स्विगी ऑर्डर करते चले जाओ, डिजिटल वर्ल्ड है, वो एक लूप तो में आप फंसे देख हुए रहे हैं हो, ना। एग्जैक्टली बैंग ऑन, एक लूप में फंसे हुए हैं। अब जब लूप वहाँ से टूटा नहीं, या हमने बचपन में हेल्प नहीं की, ये प्रॉब्लम्स आती हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल। अब आपने साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि मैम इन्हें ठीक कैसे किया जाए, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से। एक तो शुरू से ही आप तो चलिए
टर्मिनोलॉजी में ना आइए, कौन जेन अल्फ़ा तो कौन जेन जीज, जनरल बात है। आने वाली जनरेशन थोड़े आगे की होती है, थोड़ी एडवांस होती है, और अब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, ठीक है, दे आर टेक savvy, तो ये हमसे थोड़े आगे के बढ़े हुए हैं, तो आप इनको समझे, ये आपको समझेंगे, ठीक है, बिकॉज कम ऑन, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके बच्चे नहीं हैं, हम इनको इस दुनिया में लेके आए हैं, तो इनको सपोर्ट तो चाहिए, इनको अच्छा लगता है प्यार, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि क्यों हम तो ऐसे थे, ये क्यों, इनको तो बड़ा आराम है, यू नो। एंड दिस इज़ नॉट विद आवर किड्स, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ टॉकिंग इन लॉज, है ना, और दूसरी जनरेशन इन लॉज बेबी बूमर्स है, या जो जनरेशन मिलेनियल्स है, या इन लॉज मिलेनियल्स है, क्योंकि मिलेनियल्स के ही बच्चे हुए ना जेन अल्फ़ा, और उनके जो इफ़ नॉट जेन अल्फ़ा वो तो भी छोटे हैं, जेन जीज उनकी हाँ, बन के आ गई बहू या दामाद। अब वहाँ पे हो जाती है बात, वहाँ पे भी कि ये तो समझते नहीं है, ये तो समझते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सास बोलेगी हमने तो इतने काम किए हैं, इनके पास तो फटाफट से कोई भी वो ऑर्डर कर लेते हैं हर चीज़, हम तो सब्जी लेने जाते थे, यू नो, एंड दे कैन डू एवरीथिंग। तो ये क्या, ये तो छोटी छोटी बात है, तो हमें ये समझना चाहिए जो उन्हें फ़ायदा मिल रहा है दैट्स ओके, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे यू नो वी आर मदर्स और वी आर मदर इन लॉज, वी आर फादर्स और फादर इन लॉज। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस पेरेंटिंग, और उसके बाद छोटे होते से ही ना आप अपने भी टर्म्स रखें कि बेटा ये रूल बुक है, आप कुछ मेरी मानिए, मैं कुछ आपकी मानूंगी। जैसे वही बोल रही हूँ, डिजिटल वर्ल्ड पे आपको एक रूल बनाने पड़ेंगे कि इतने बजे बंद कर दीजिए, इतना ही इस पे, यू नो, बिकॉज डिजिटल इमर्शन टू मच है। उनको टास्क बेस्ड काम दीजिए, कोई छोटे छोटे काम है तो उनको बोलो हाथ से ही कर लो, क्यों हर समय हम गूगल कर रहे हैं, वो गूगल कर रहे हैं। उनको सिखाइए दैट ओके आई डोंट नो, उनसे पूछिए, यू फिगर इट आउट, आई डोंट नो, आप मुझे प्लीज़ करके बताओ। तो कहने का मतलब हर जगह डिजिटल वर्ल्ड पे, फ़ोन्स पे डिपेंड ना हो, एआई पे डिपेंड ना हो। आई एग्री, वो जब होमवर्क्स आते हैं तो मदर फादर को प्रोजेक्ट करना पड़ता, तो वो खुद भी एआई की हेल्प लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, दैट्स ओके, कि अब वो दुकानों पे या प्रोजेक्ट बनवाने नहीं भागना पड़ रहा, या फिर टाइम की कमी से, क्योंकि सब वर्किंग है तो मदर्स नहीं प्रोजेक्ट बना, तो जहाँ उसके फ़ायदे हैं ले लो, ठीक है, और जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ पे मिलजुल के बैठ के एक सेट करनी पड़ेगी बात, तो सब कुछ पॉसिबल है। उससे क्या होगा, जैसे जैसे ये बड़े होंगे ना, दे विल बी रेडी टू कोप अप विद द प्रेशर्स, दे विल बी रेडी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कि हाँ हमें आती हैं। कल को उनको बोलो बेटा आई एम हैप्पी कि स्विगी मिल गया, सब मिल गया, बट आपको ना एप्पल काट के आना चाहिए खाना, यू नो, आपको खीरा काटना आना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रही है, आपको ऐसे हॉब ऑन करना है और इसमें ऐसे छोटा सा कुछ भी बनाना है। यू गेट माई पॉइंट। तो दिस इज़ पॉसिबल, बट काम करना पड़ेगा, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, यू नो, दिस इज़ पॉसिबल, या। जैसे कि मैम अभी आपने बताया, और कहीं ना कहीं हम सब पहले से भी जानते हैं कि जो जेन जी हैं, जो जेन जी जनरेशन है, जेन अल्फा है, इनमें दिमाग तो बहुत है, क्योंकि जहाँ हम 15 साल के जब हुए थे तब हमें फ़ोन मिला था या जब हमने सीखा था, और इनको 2 साल के बच्चों को भी फ़ोन आता है। तो मैम इनकी प्रॉब्लम पे फोकस ना करके अगर हम इनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करें तो ये एक सोसाइटी के लिए कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? तो पहली बात तो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ की बात हुई है, तो स्ट्रेंथ बताएं तो सही ऑडियंस को कि है क्या। तो इनकी हम बार बार लिमिटेशन और वीकनेसेस की बात कर रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, you know, they are powerhouse, you know, and I respect them and I love being mother of a Gen Alpha, because इन सब के Gen Z's और Gen Alpha के आप फ़ायदे सुनो, स्ट्रेंथ सुनो। एक तो भैया they are digitally so fluent people, you know, we do not know anything, ठीक है, and they are tech savvy, they are so great in collaborative skills, you know, they are globally overactive, you know, and I would say इनका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है। तो एक बात बताओ मुझे, बात वही है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन क्रिएट एनीथिंग, एनर्जी कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। एक आग है, एनर्जी है ना, फायर एनर्जी, वो आपके घर में खाना भी बना सकती है और वही घर को जला भी सकती है। तो इनके अंदर जो एनर्जी है वो अगर थोड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी जाए, दे कैन चेंज द वर्ल्ड,
यू नो दे कैन डू एनी थिंग, बट अगर वही गड़बड़ हो जाती है, तकरार होती है, हमारे व्यूज़ नहीं मिलते तो ये गड़बड़ होती है. तो इनकी स्ट्रेंथ पे अगर फोकस किया जाए, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है. दे आर सो गुड इन ऑल अदर थिंग्स, यू नो. अच्छा पता है आपको, ये मूव ऑन भी बड़ी जल्दी कर पाते हैं. जैसे हमारी जनरेशन के लोग मैंने देखा है, क्योंकि केसेस बहुत आते हैं, हार्ट ब्रेक भी बड़ी जल्दी होते थे. दे डोंट गिव अ डैम. इन लोगों को रिलेशनशिप में भी जल्दी नहीं पड़ना. You know, they're little casual, but it's okay. We are very clear. They want work-life balance. तो ये इनकी अच्छी बात है. हम अभी बुरी बात पे कर रहे थे ना फोकस, कि इनसे काम ज़्यादा नहीं होता, इनसे डेडलाइंस नहीं मीट होती, बट इनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए कि भैया आराम भी करना है हमने तो, और हमने काम भी करना है. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. सो थोड़ा स्ट्रीमलाइन इनको करने की ज़रूरत है. एंड यू नो व्हाट, we have the data says, the statistics say that this Gen Alpha is way lesser in alcohol and this stuff, the substance abuse and alcohol में ये पहले वाली जनरेशन से कम है, क्योंकि दे वेरी क्लियर, यू नो. इनको ना थोड़ा सा डिजिटली टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ने की एक, हाँ, आगे बढ़ना वो कंपटीशन है ना. हाँ, मतलब ये लोग मस्त रहना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए. बिल्कुल. डोपामिन फटाफट मिल जाता है इनको कि ठीक है जितने पैसे आ गए हम जाके उड़ा देंगे. तो थोड़ी सी डाउन साइड भी है, बट मैं कह रही हूँ इनके फ़ायदे बहुत हैं. अच्छा, आप इनसे कोई सोल्यूशन पूछोगे, अब ठीक है, वो कहते हैं यार क्यों रो रहे हो, अभी हम आपको करके दे देते हैं, चाहे वो गूगल से करके दें, AI से करके दें. सो दे आर लिटिल सेटल्ड, यू नो. येस, द डाउनफॉल पार्ट्स वर लिटिल फॉर रियल, कि जैसे एनजाइटी इशू, जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप्स को इनको करना पड़ता है. बट मुझे लगता है अगर इनको थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन किया जाए तो दे कैन डू वंडर्स. आपने पूछा ये सोसाइटी की कैसे हेल्प कर सकते हैं. आपको पता है दे आर वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस पीपल. आई हैव सीन दैट. ये हम लोगों की पुरानी जनरेशन जिसने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया, ये ऐसे लोग नहीं है. हाँ, बहुत सेंसिटिव है. सेंसिटिव है, ध्यान रखते हैं, पेट्स को बहुत प्यार करते हैं, एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हैं. ये जनरेशन अगर ख़राब होगी भी, अगर इनको सपोर्ट ना मिली हम पेरेंट्स की, तो ये मेंटली ही जाएंगे. मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ, मैं कहती हूँ भैया ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ आप कहते हो ना, मतलब इवन फिजिकल जितनी भी, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आई एग्री दे समटाइम्स टर्न अप टू बी वेरी बिग, बट आने वाली जनरेशन इतनी अच्छी होने वाली है. इन अ वे दे लव देयर एनवायरनमेंट, दे नो इकोलॉजी को कैसे संभालना है, अपने पेट्स को कैसे प्यार करना है, दे नो वर्क लाइफ बैलेंस. अगर इनको सपोर्ट नहीं मिला ना, तो ये बस मेंटली मरेंगे, मेंटली इल होंगे. एक तो ये रीज़न. दूसरा रीज़न क्योंकि टू मच डिजिटल एक्सपोजर है, टू मच डिजिटल इमर्शन है, तो वो भी रीज़न से इतना जाग रहे हैं तो ब्रेन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा. तो ये अपनी उम्र से जल्दी बर्नआउट हो रहे हैं, तो एक वो हेल्थ जल्दी ख़राब करेगा इनकी. और अगर इन्हें सपोर्ट ना मिले मेंटली, तो ये एनजाइटी में जाएंगे. तो दैट इज़ द डाउनफॉल. अदरवाइज दे कैन डू वंडर्स. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम. आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था. पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फ़ा जनरेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना. आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और जेन जी और जेन अल्फ़ा जनरेशन के बारे में आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा. अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू मैम. थैंक यू. बट एक चीज़ मैं दोबारा ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि हमने उनकी प्रॉब्लम्स पे तो बात की, तो पेरेंट्स उन्हें काम करें, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करो. दे आर वंडरफुल पीपल बाय गॉड, यू नो. तो अगर उनको प्यार दिया जाए और उनके फ़ायदे उठाए जाएँ, तो दैट कैन बी वाओ कॉम्बो, यू नो, अ बिग गुड कॉम्बो. कि क्या कॉम्बो है. तो आप उनकी स्ट्रेंथ्स पे काम करके बैलेंस पेरेंटिंग करें, उन्हें साथ दें. एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर.